साथियों नमस्कार। सॉइल की यह हमारी PYQ की पहली क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस किए हुए हैं, चाहे वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की हो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की हो, क्लाइमेट की हो, ड्रेनेज सिस्टम की हो। इससे पहले कि आप क्लासेस ज़रूर उनको देखें और उनके माध्यम से आपको समझ आएगा कि आखिरकार इंडियन ज्योग्राफी से कैसे प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाते हैं। उसी तरह यह टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक दो प्रश्न जो हैं तो इससे पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी हो। तो इस माध्यम से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ इस PYQ के आधार पर आप अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि इस टॉपिक में आपकी कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, और इसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी करेंगे और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न कि भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? Which of the following statement are correct about the laterite soil of India? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। They are usually red in color. वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। They are rich in nitrogen and potash. उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। They have developed well in राजस्थान and उत्तर प्रदेश। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। These soil have good yield of tapioca and cashew nuts. नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। Select the correct answer using the code given below. First, second and third, 2, third and fourth, first and fourth, only 2 and 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है 1 and 4th, यानी कि सी नंबर। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा पहले समझ लेते हैं इनके, फिर बात करते हैं लेटराइट मृदा के विषय में। तो पहला कि इनका लाल रंग होता है, तो करेक्ट है। इसका कलर जो है तो लाल होता है, तो पहला ये कलर, क्योंकि लौह के ऑक्साइड होते हैं इसमें, इस वजह से इसका कलर लाल होता है। पोटास तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं होती, इस वजह से यह जो है तो अपने आप में अनकरेक्ट होता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इनका विकास नहीं हुआ है। अगर आप इस सॉइल के विषय में आपको समझना है तो इससे पहले आप जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की क्लासेस देखेंगे इस PYQ, तो वहाँ आपको समझ आएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा का डेवलप हुआ है। तो इस वजह से यह नहीं होगा, इनकरेक्ट है ये। और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू जैसी फसलों का उपज होता है, तो यह करेक्ट है। तो यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये क्लियर रहा होगा सेकंड स्टेटमेंट, तो इसके आधार पर भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इस आधार पर इन्हें आप इनकरेक्ट माने, ठीक। तो इस तरह भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, जिसे सिर्फ एक पॉइंट अगर पता होता नाइट्रोजन और पोटास की समृद्धता के आधार पर। तो चलिए थोड़ा हम लोग इस लेटराइट मृदा के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये कैसी है। तो पहला कि यह लेटराइट मृदा जो है तो इसका सबसे पहले अध्ययन, अगर बात करें हम इस लेटराइट के विषय में कि जो लेटराइट मृदा है, यह लेटराइट मृदा का सबसे पहले अगर किसी ने स्टडी किया है तो वह थे F. बुकानन। कौन थे? F. बुकानन थे। इन्होंने इसका अध्ययन किया था 1905 में। ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। कौन से थे? ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। तो इतना तो आपको पता होगा कि आखिरकार कौन है जिसने इनका अध्ययन सर्वप्रथम किया था, ठीक। अब इसकी अगर हम परसेंटेज थोड़ा देखें कि इस मृदा का आखिरकार इंडिया में कितना परसेंटेज है, इंडिया में कितना परसेंटेज है, तो यह है 3.7% मृदा है। अब लेटराइट मृदा की अगर बात करें कि यह लेटराइट शब्द
किससे लिया गया है? तो यह लेटर शब्द से लिया गया है। किससे? लेटर शब्द से लिया गया। और ये लेटर शब्द कैसा है? यह लैटिन शब्द है। कैसा है? लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड से लिया गया है लेटर शब्द। और इस लेटर की जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग बोला जाता है ब्रिक्स। क्या? ईंट, यानी कि ब्रिक, ईंट। याद रखें, कभी पूछ सकता है कि किस मृदा का संबंध ईंट से, ईंट का अर्थ होता है। तो इस तरह भी अलग अलग प्रकार से प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इसे याद रखेंगे, ईंट। इसका मतलब हुआ कि यह कैसी मृदा है? बहुत ज्यादा सॉलिड मृदा भी है, क्योंकि ईंट जैसी चीजें बनाई जा रही हैं जिससे बिल्डिंग्स बनती हैं। तो इस तरह से तो ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मृदा है जो ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर कौन सी होगी? लेटराइट मृदा। करेक्ट। अब यह मृदा पाई कहाँ जाती है? यानी कि अगर हम बात करें कि यह डेवलप्ड किस क्षेत्र में होती है, तो जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर प्लस की अगर वर्षा हो रही है, तो जो इंडिया 200 सेंटीमीटर या 200 प्लस है या उससे कम, तो इस क्षेत्र में जो 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र के जो होंगे भारत में, उन सभी क्षेत्र में यह मृदा पाई जाएगी, यानी कि इन क्षेत्रों में डेवलप्ड होगा। तो अगर आप मैप बनाएं इंडिया का, एक छोटा सा मैप के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिरकार यह मृदा कहाँ है, ना, छोटा सा आप एक मैप आप बना सकते हैं। इस मैप के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते कि आखिरकार यह मृदा किस क्षेत्र में है। ठीक, तो ये है अपना छोटा सा एक मैप हो गया इंडिया का। तो ये जो क्षेत्र है, इधर से मानसून इंटर होता है, यानी कि यह पूरा वेस्टर्न घाट 250-200 सेंटीमीटर वाली वर्षा क्षेत्र है। यहाँ का क्षेत्र, यह क्षेत्र भारी वर्षा का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी वर्षाएं होती हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में, चाहे मध्य प्रदेश हो, इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में वर्षा होती है इसकी। तो चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, ये क्षेत्र छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, तो ये इन क्षेत्रों में इसका डेवलप्ड होता है। तो यह कहाँ है? चाहे हमने कहा कि आप चाहे छोटा नागपुर पठार बात करें, ठीक, सेकंड मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक इत्यादि जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इसका डेवलप हुआ है। तो ये आपने कैसे समझा कि ये क्षेत्र, तो आपको ये मेन की पॉइंट याद रखना है कि जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर वाले जो क्षेत्र हैं वर्षा के, उन क्षेत्र में इसका विकास हुआ। तो अब बात उठती कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ? तो यह जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जब भारी वर्षा होती है तो इसमें जो तत्व होंगे मृदा में, वो क्या होते हैं? फ्लैश हो जाते हैं, बह जाते हैं। यानी कि ऐसी मृदा जहां भारी वर्षा है, भारी मात्रा में जल है, तो वहां अपक्षालन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अपक्षालन की। ठीक, इसी को लीचिंग बोलते हैं। ठीक, तो अब यह क्रिया होती है जिसके माध्यम से तत्व फ्लैश हो जाते हैं, उस स्थान पे वो तत्व बचते नहीं है। तो अब कौन से तत्व बचेंगे? अब यहां बात करते हैं हम तत्व की। तो जब भारी मात्रा में पानी आया, तो जब फ्लैश करता है, तो जो तत्व भारी होंगे, क्या होंगे? भारी, यानी कि जितने भी हैवी तत्व होंगे वे सभी यहां रुकेंगे। कौन से? भारी वाले। तो बात करें हम
कि जैसे आपका आयरन है, आयरन भारी तत्व है, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम भारी तत्व है, तो इनकी अधिकता पाई जाती है। तो इस मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? चाहे वह आयरन और एल्यूमिनियम का। सिलिका है, क्षारीय तत्व है, ह्यूमस है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, कैल्शियम है, इन सभी तत्व की इसमें न्यूनतम पाई जाती है, यानी कि कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्रॉप्स की बात करें अगर हम कि इसमें क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो अगर आप बात करें फसल की, किसकी? क्रॉप्स। तो कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं? तो चाहे वह कॉटन का हो, राइस का हो, या काजू आपने देखा है, टैपियोका आपने देखा है कि ये तो प्रश्न में ही है। उसी तरह रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा इत्यादि फसलों का भी उत्पादन इस मृदा में होता है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे कि यह मृदा किससे बनती है? अपक्षालन क्रिया, और एक क्रिया और कही जाती है लेटराइजेशन। कौन सी क्रिया? लेटराइजेशन की क्रिया के आधार पर भी इस मृदा का निर्माण होता है। तो कुछ आपको की पॉइंट इस मृदा में याद रखने हैं कि एक तो ईंट, लेटराइजेशन और अपक्षालन जिसे हम लीचिंग कहते हैं, 200 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वर्षा के क्षेत्र, फसल, और किसका अधिक मात्रा में होता है तो वह है एल्यूमिनियम और आयरन। लौ ऑक्साइड के कारण इसका कलर रेड होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? तो वह लाल होता है। लाल किस वजह से बताया हमने? कि आयरन की ऑक्साइड की वजह से। कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके बारे में हमने भी बात कर ली। आप मोटा मोटा याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है वह क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक। तो इन वाले क्षेत्रों में, क्योंकि पश्चिमी वाला क्षेत्र तो पूरी तरह से 250 सेंटीमीटर प्लस वाला वर्षा है, उसका जो पश्चिमी ढलान है उस वाले क्षेत्र में इस मृदा का निर्माण होता है। तो इस तरह आप इस मृदा के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, साथ ही साथ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। साथ ही साथ आप यह भी बताएं कि यह हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।